अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ द ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूं राबिया अली। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात पहले ही कशीदा हैं। इसमें एशिया कप 2025 होने जा रहा है। पहले इसकी मेजबानी करने वाला था भारत, लेकिन फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान का साथ दिया गया और इसको मुनक्किद कराया गया यूनाइटेड अरब्स में। अब मसला ये है कि क्या भारत और पाकिस्तान के हालात कशीदा होने की वजह से, जो भारत और पाकिस्तान का मैच पहले ही एक मैदान जंग बना होता था, अब क्या होगा? पाकिस्तान की एक तरफ तो बढ़तरी हो गई कि इंडिया ने मेजबानी नहीं की, लेकिन क्या पाकिस्तान की टीम इस प्रेशर में आकर इंडिया के साथ अपनी परफॉर्मेंस दे सकेगी या नहीं? पाकिस्तान की टीम के क्या हालात हैं, किस तरह परफॉर्म करेगी? बाकी टीम्स के क्या हालात हैं? क्या पाकिस्तान की बैटिंग इतनी स्ट्रांग है जो श्रीलंका का मुकाबला कर सकेगी? किसी नए प्लेयर को जगह मिलेगी या नहीं? इन सब पे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हमजा इरशाद। कैसे हैं सर आप? आप मुझे अपना थोड़ा सा तारुफ करवाएंगे? मैं बेसिकली जो है टेक और डिजिटल स्पेस के अंदर जो है काम करता हूँ, और एज अ क्रिकेट फ़ैन और क्रिकेट खेलने के लिहाज से भी एक लंबी हिस्ट्री है। और पाकिस्तान टीम को मैं पिछले 20-22 साल से फॉलो कर रहा हूँ, और इसी तरह क्रिकेट में बाकी जो हैपनिंग्स हैं उनको भी। हमजा, मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तानी टीम जो है वो तैयार है? आपने इंडिया से तो ले लिया उनका कप और आपने टूर्नामेंट करवा दिया यूएई में। अब क्या पाकिस्तानी टीम जो है वो परफॉर्म कर सकेगी? अब तो इज्जत और बेइज्जती का मसला हो गया। अच्छा, सिमिलर सिचुएशन हमारे पास थी चैम्पियंस ट्रॉफी के दौरान भी। एक हिस्ट्री जो है सारे शायकीन को पता होगी कि उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान को एक बड़ा आईसीसी का इवेंट मिला, जिसमें इंडिया ने खेलने से इनकार किया। फिर उनको इंडिया को फेवर किया गया इसमें, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन भी उन्हीं के थे, और इस फेवर के नतीजे में उनको सेट करके एक प्लेटफॉर्म दिया गया कि आप एक ही ग्राउंड के ऊपर सारे मैचेस खेलें, जिसका नतीजा ये निकला कि उनको स्क्वाड बैलेंस करने का मौका मिला। वो 3-4 स्पिनर्स के साथ गए, दुबई में खेल के वो टूर्नामेंट जीत गए। और इसके कॉन्ट्रास्ट में पाकिस्तान के लिए अब जो ये पहला इवेंट आया है वो आईसीसी का इवेंट नहीं है, ये बेसिकली है एशियन क्रिकेट काउंसिल का एक इवेंट है जिसकी मेज़बानी इंडिया के पास थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी में ये चीज़ हो चुकी थी, तो उन्हें अपना होम इवेंट अब दुबई में करवाना पड़ रहा है। दूसरा मौका पाकिस्तान के पास आएगा 2026 के वर्ल्ड कप के दौरान, लेकिन वो भी शायद उस तरह से इक्वल ना कर सके रिकॉर्ड को, क्योंकि उसमें स्प्लिट जो मेज़बानी है वो श्रीलंका के पास भी है। तो पाकिस्तान ने वैसे भी वहीं खेलना था। शायद सेमीफाइनल या फाइनल में अगर पाकिस्तान उस टाइम पे पहुंच गया, तो पाकिस्तान उस टाइम के ऊपर शायद जो है इंडिया का एक मैच वहाँ ट्रांसफ़र करवा सके। अब सवाल के ऊपर आते हैं कि क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। यही सवाल चैम्पियंस ट्रॉफी के टाइम के ऊपर भी था। हमने सारी सियासत और वो करने के बाद एक एक्चुअली इवेंट के कुछ मैचेस पाकिस्तान में करवाए, लेकिन पाकिस्तानी टीम उस वक्त तैयार नहीं थी। यही क्वेश्चन आज भी मौजूद है, और पाकिस्तानी टीम अनफॉर्चुनेटली आज भी तैयार नहीं है। उस टाइम के ऊपर थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ें ये थी कि जब गोइंग इनटू द चैम्पियंस ट्रॉफी एक क्लैरिटी थी, थोड़ी सी कुछ कन्फ्यूजन्स थी। हमने एक ट्राई सीरीज़ का उस टाइम पे भी इनकाद किया। उस ट्राई सीरीज़ में हम न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीम्स के मद्दे मुकाबिल हुए, और उसका रिज़ल्ट तो ये होना चाहिए था कि पाकिस्तानी टीम प्रिपेयर होती, लेकिन रिज़ल्ट ये हुआ कि न्यूजीलैंड प्रिपेयर होगी, जो फिर फाइनल तक उस टूर्नामेंट के पहुंची। तो न्यूजीलैंड टीम उस के लिए प्रिपेयर हुई, और उसने इंडिया के साथ उस टूर्नामेंट का फाइनल खेला। अभी सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान 2 छोटी टीमों अफ़गानिस्तान और यूएई के साथ ये प्रेपरेशंस कर रहा है। और इस टूर्नामेंट के अंदर भी हालात ये हैं कि बड़े क्लोज मैचेस गए। एक मैच हम अफ़गानिस्तान से हार चुके हैं। यूएई के साथ दोनों मैचेस एक्चुअली बड़े क्लोज चले गए, जहां ये चांस था कि अगर वो उस प्रेशर को कोप अप उससे कर जाते तो शायद यूएई हमसे हमसे जीत जाती। इससे पहले ये सिमिलर सिचुएशन हमारे साथ थी 2024 के T20 वर्ल्ड कप में, जो कि सिमिलर फॉर्मेट में था। वहाँ मुझे याद है कि हमने उसके ऊपर बात करते हुए मैंने ये कहा था कि उससे पहले हम तैयारी के लिए गए आयरलैंड। तो ये पहला क्वेश्चन मार्क था। फिर दूसरा क्वेश्चन मार्क उस टाइम के ऊपर ये था कि हसन अली, जो कि उस टाइम पे स्क्वाड से बहुत अरसे से बाहर थे, उनको उसके अंदर शामिल किया गया, और उन्होंने एक्चुअली वर्ल्ड कप नहीं खेलना था।
राइट। तो ये सीरियसनेस का उस वक्त भी आलम था, और मैंने इस खदशे का उस टाइम भी इजहार किया कि यूएसए से शायद शायकीन ये जो है इस चीज़ से डर रहे हैं कि शायद यूएसए से पाकिस्तान हार जाए, और फिर तारीख इस बात की गवाह है कि यूएसए से हम यूएसए के अंदर हार गए, और एक दफ़ा नहीं, एक मैच में 2 दफ़ा। पहली दफ़ा वो टाई हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, 12 रन 3 बॉलों में पड़ गए, और फिर उसके बाद सुपर ओवर में दोबारा। बिल्कुल ऐसा होता रहा, लेकिन क्या इस वक्त जो पाकिस्तानी टीम जा रही है, एक तो मैं चाहूंगी कि वो बताएं कि उसमें वही फेवरेटिज्म चल रहा है, नए जो खिलाड़ी हैं उन्हें मौका दिया जा रहा है, पीएसएल से कुछ खिलाड़ी लिए गए हैं या नहीं लिए गए, लेने चाहिए थे नहीं। टीम के बारे में बताएं कि टीम में कौन कौन है, कौन लीड कर रहा है, किसको एक्स्ट्रा के तौर पे रखा गया है, परफॉर्मेंस कैसी रहेगी? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टीम इस वक्त आप कह भी सकते हैं कि नई है, और ये भी कह सकते हैं कि टीम नई नहीं है। ओके। प्रॉब्लम इस स्क्वाड के साथ ये है कि इसको सलमान अली आगा, ये प्रॉब्लम नहीं है कि सलमान अली आगा लीड कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल स्क्वाड में एक प्रॉब्लम है। पहली चीज़, इस टीम को लीड कर रहे हैं सलमान अली आगा। राइट। सलमान अली आगा को जब T20 आई की कैप्टनसी मिली तो उन्होंने सिर्फ 5 T20 आई मैचेस के लिए हुए, ठीक और है। ये तजर्बे हम माजी में भी कर चुके हैं, और उनमें से मुझे जो एक कामयाब तजर्बा सिर्फ नज़र आता है वो मिसबाहुल हक के केस में था, जब उनकी टीम में भी जगह नहीं बन रही थी और उनको टीम में लाया गया और एज अ कप्तान लाया गया। ठीक है। उस एक के अलावा मुझे कोई इस तरह का तजर्बा नज़र नहीं आता। बहुत दफ़ा ये वाला तजर्बा किया गया है, ये सेम पैटर्न फॉलो किया गया है, और पीसीबी इवन मैचेस same के है। दरमियान भी कैप्टन्स चेंज हो जाते हैं जी बिल्कुल ऐसा ही है। टूर्नामेंट सिर्फ के दरमियान। मैचेस के दौरान कैप्टन्स नहीं चेंज होते, बल्कि हमारे एक कीपर थे सुल्करनैन हैदर, जी। वो मिड टूर मैच के दरमियान में जो है वो गायब हो गए ड्रेसिंग रूम से, और उसके बाद उनका पता नहीं चला। कुछ अरसे बाद फिर पता चला कि वो अब बैंकिंग कर रहे हैं मौसूफ। ठीक है, तो इस तरह का माहौल ड्रेसिंग रूम्स में रहा है, इस तरह की चीज़ें अफेक्ट करती रही हैं हमारी क्रिकेट को। अगर इस स्क्वाड के ऊपर वापस आए तो सलमान अली आगा इसको लीड कर रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ 5 मैचेस इससे पहले T20 फॉर्मेट में खेले थे, और और क्या वो कंपैरेटिवली लीड किए थे? नहीं, वो लीड नहीं किए थे, सिर्फ खेले थे। सिर्फ खेले थे, राइट। और इससे पहले लीडरशिप रोल उनके पास कोई नहीं रहा। हाँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर एज अ वाइस कैप्टन शायद उन्होंने कुछ मैचेस में सर्व किया है, लेकिन लीडरशिप रोल उनके पास नहीं रहा, राइट। और सलमान अली आगा इसको लीड कर रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा चैटर जो है इंटेंट वाला भी है कि क्या वो इंटेंट मौजूद है T20 वाला या नहीं है, और हमारी टीम जो है वो कंफ्यूज होगी इसमें, क्योंकि इंटेंट हमेशा स्किल के साथ कम्बिनेशन में अच्छा लगता है। राइट। सिर्फ मेरा इंटेंट ये है कि मैंने चांद पे जाना है और मेरे पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं, तो उसका या क्या वो करेंगे? स्किल सेट नहीं, रिसोर्सेज मौजूद होने के बावजूद, तो ऐसे इंटेंट का कोई फ़ायदा नहीं, जो कि इस वक्त हाल लग रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का। इस स्क्वाड में अगर नए लोगों की बात की जाए तो साहिबजादा फरहान जो डोमेस्टिक में काफ़ी अर्से से परफॉर्म करते रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से भी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं उनकी, और काफ़ी अरसे से इन एंड आउट रहे हैं। कौमी टीम में उनको कम चांसेस मिले हैं, उनको ओपनिंग स्लॉट मिला है। साथ में जो कुरैश फ़ाल निकला है वो साइम अयूब के हक में निकला। राइट। साइम अयूब भी अब इस वक्त 30 से ज़्यादा T20 मैचेस मेरे ख्याल में खेल चुके हैं, या 25 होंगे, लेकिन उसमें से उनकी 3-4 अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं। अगर हम इस फॉर्मेट की बात करें राइट। तो वो कंसिस्टेंसी मौजूद नहीं। अब जिन लोगों को इन्होंने रिप्लेस किया ओपनिंग स्पॉट पे वो हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान की तरफ से टॉप 2 लोग जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन इस फॉर्मेट में बनाए हैं। राइट। उसके पीछे एक पूरा बैकग्राउंड है कि उनको और वो वहाँ से बैकग्राउंड क्या है? जी, यस। वो उनको रिप्लेस किया गया। बाबर आजम, थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा, बाबर आजम शायद सरफराज अहमद के बाद एक कंसिस्टेंट कुछ अरसे के लिए रहने वाले दूसरे कप्तान थे, जिनको कप्तानी के 2 दफ़ा मौके मिले। एक दफ़ा उनको मौका मिला, फिर उसके बाद बीच में शाहीन अफरीदी को लाया गया, और फिर वापस। और ये म्यूज़िकल चेयर सिर्फ कप्तानी और टीम तक महदूद नहीं रही, ये अगर आप बोर्ड की बात करें तो ये कोचिंग स्टाफ में, ठीक है। यही म्यूज़िकल चेयर सिलेक्शन कमेटी में, और यही म्यूज़िकल चेयर चेयरमैनशिप के ऊपर रही। तो क्या हम जो है क्रिकेट में सियासत खेल रहे हैं? जी, मेरा ख्याल है कि सियासत में हम क्रिकेट खेल रहे हैं, ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस वक्त जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो एक सेनेटर भी हैं, वो माशाल्लाह से वज़ीर दाखिला भी हैं, और इसके अलावा वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। तो ही इज़ अ मैन विद मल्टीपल हैट्स, और माशाल्लाह सब जिम्मेदारियां बहुत बखूबी निभा रहे हैं। तो अब देखते हैं हाँ। कितनी बखूबी निभाते हैं। ये वाली जिम्मेदारी तो सामने आ जाएगी, जी, फौरन से आ ये जाएगी। आ चुकी है पहले भी, क्योंकि प्रोमिसेस नकवी साहब के आने के बाद बहुत हुए, लेकिन मुझे नकवी साहब खुद भी बहुत कंफ्यूज नजर आते हैं। कभी वो ये सारे इख्तियारात वहाब रियाज के हवाले कर देते हैं, और फिर उनके डिसीजंस में हमें
क्योंकि इन प्लेयर्स के साथ उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किए हुए हैं, तो उसका कुछ रिफ्लेक्शन नज़र आता है। राइट। फॉर एग्जांपल बाबर आजम के साथ पेशावर ज़ल्मी में वहाँ प्रयास खेलते रहे, उनकी कैप्टनसी में भी शायद खेलें। तो इसी तरह और भी जो प्लेयर्स हैं उनके साथ उन्होंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये वाली चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं। फिर एक और प्रॉब्लम ये है टीम सिलेक्शन के दौरान कि शाहीन अफरीदी हैं, वो दामाद हैं शाहिद अफरीदी के, बिल्कुल। उनका भी एक ऑब्वियसली कुछ इन्फ्लुएंस इसमें मौजूद है। फिर सकलैन मुश्ताक जो कि 2022 के वर्ल्ड कप में हमारे कोच थे, और एक बड़ा कैची की फ्रेज कुदरत का निज़ाम उस बिल्कुल। टाइम पे वायरल हुआ जो उनसे मंसूब है, वो शादाब खान के ससुर हैं। तो वो ये वाले इन्फ्लुएंसर्स अपनी जगह मौजूद हैं। अगर हम शादाब खान की तरफ आएँ, तो जिस वक्त ये टीम में रीस्ट्रक्चरिंग हुई, बाबर आजम और रिजवान इस टीम से रुखसत हुए, तो शादाब खान की कोई ऐसी परफॉर्मेंस मौजूद नहीं थी जिसकी बेस पे वो टीम में आते, लेकिन वो टीम में भी वापस आए, और राइट। टीम में वापस आने के बाद वो एज अ वाइस कप्तान वापस आए। बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें गर्दिश करती रही कि शादाब खान को कप्तान बनाया जा रहा है, और इसी जो रीज़न मैंने मेंशन किए हैं, इस बैकलैश के बाद उन्होंने सलमान अली आगा को कप्तान बना के शादाब को वाइस कप्तान बना दिया। ठीक। तो ये वाली चीज़ें मौजूद हैं। और जो सीनियर प्लेयर्स हैं, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे एक नए लड़के को एज ए कैप्टन? बिकॉज पास्ट में हम देख चुके हैं कि ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो बाहर से हमें प्रॉब्लम नहीं होता जितना मैच के अंदर सियासत चल रही होती है। अच्छा, अब इस टीम के साथ जो है ये एक आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव चीज़ है कि सीनियर प्लेयर कोई है ही नहीं। ओके। ये सारे नए लोग हैं जो कुछ अरसे सर्किट में हैं, इन एंड आउट होते जा रहे हैं, मौके मिले फिर ड्रॉप हुए। तो ये सारे वो लोग हैं। अगर सीनियरिटी की बात की जाए तो शायद शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ दो मोस्ट सीनियर लोग हों एक्सपीरियंस वाइज, लेकिन उस तरह का सीनियर इन्वर्टेड कॉमर्स में। बट शाहीन अफरीदी जो है वो खुद कैप्टन रह चुके हैं, तो वो किस तरह इम्पैक्ट करेगा? शाहीन शाह अफरीदी का भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। उनको कैप्टनसी मिली, जो मैंने अभी तस्करा किया कि बाबर आजम के 2 कैप्टनसी टर्म्स के बीच में शाहीन अफरीदी को कैप्टन अपॉइंट किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ 5 मैचेस के लिए था। इसमें से वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ थी, 4 मैच हारे और 1 मैच में जीतने में कामयाब हुए, जिसके बाद कैप्टनसी उनसे दोबारा वापस ले ली गई। अगर मुझसे मेरा ओपिनियन पूछा जाए तो पहले तो कैप्टनसी देना बनती ही नहीं थी, और अगर दे दी थी तो कम से कम 4, 5, 6 सीरीज़ के लिए उनको आजमाना चाहिए था। शाहीन अफरीदी के साथ ये ज़्यादती हुई, और मेरा ख्याल है यही ज़्यादती बाबर आजम के साथ भी हुई है। राइट। क्योंकि आपका इतना बड़ा एक स्टार, अगर इस फॉर्मेट की सिर्फ बात कर ली जाए तो बाबर आजम शायद रोहित शर्मा से 9-10 रन पीछे हैं ओवरऑल T20 में आज तक जितने भी लोगों ने स्कोर किया है, उनमें बाबर आजम सेकंड नंबर पे, मोहम्मद रिजवान भी शायद 5वें-6ठे नंबर पे कहीं मौजूद हैं। तो इन दोनों के साथ मेरे ख्याल में ज़्यादती हुई है। जहाँ तक उनके स्ट्राइक रेट्स की अगर बात की जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा चैटर इसके अराउंड ही था कि इनके स्ट्राइक रेट सही नहीं है, ये उस इंटेंट से नहीं परफॉर्म कर रहे। तो अभी ये भी अगर टीम देख लीजिए या जो रिप्लेसमेंट्स भी आई हैं, तो दे आर नॉट गुड इनफ। अगर हम सलमान अली आगा की बात कर लें तो उनका एवरेज और स्ट्राइक रेट दोनों बाबर आजम से कम है, ऑल दो कि उनके मैचेस की तादाद बाबर आजम से काफ़ी कम है। लेकिन ये इस चीज़ को अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो कम मैचेस में स्टैट्स बम्प अप करना ज़्यादा आसान है, फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इसको कैरी करना एक मुश्किल काम है, जो कि बाबर आजम ने या रिजवान ने किया। दूसरा प्रॉब्लम था कि वो दोनों ओपनिंग करते थे और लोग ये कहते थे कि ये शायद, या उनके मुखालफिन, सब लोग तो नहीं कहते थे, उनके ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा फैंस मौजूद हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, उनका ये मानना था कि बाबर आजम और रिजवान की गेम स्लो है, वो पावर प्ले को सही से कैपिटलाइज नहीं कर सकते। इसके लिए हुआ ये कि बाबर आजम को भी 1 डाउन और 2 डाउन पोजीशन पे खिलाया गया, मोहम्मद रिजवान को भी उनके साथ एक ओपनिंग पार्टनर और दोनों चेंज करके भी देखे गए, लेकिन वो जो है मसला हल होता नज़र नहीं आया। हमने फॉर्मेट की बात कर ली, अब सलाहियत की बात करते हैं। बैटिंग पर हम लीड करेंगे, बाउलिंग पर लीड करेंगे, फील्डिंग तो वैसे ही हमारी काफ़ी नाजुक है, तो क्या लग रहा है सलाहियत पे क्या कमेंट है आपका? फॉर्मेट पे हमने काफ़ी बात कर ली, इसको अगर मैं करेक्शन थोड़ी सी कर दूं तो मेरा ख्याल है फील्डिंग जैसे हालात ही बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट्स में इस वक्त हैं। दुबई के पिच के और कंडीशंस के हवाले से चैम्पियंस ट्रॉफी में जो प्रॉब्लम था वो ये था कि हम जो है एतराज़ जो करते रहे वो यही था कि आपकी अपनी होम कंडीशंस थी, उसके मुताबिक आपने टीम को पिकअप नहीं किया। अगर आपने दुबई में जाके सेमीफाइनल या फाइनल खेलना था तो आपके स्क्वाड में 3 से 4 स्पिनर्स होने चाहिए थे, जैसे कि इंडियन टीम में मौजूद थे। और आप जब अपने होम ग्राउंड पे भी खेल रहे हैं तो आप कंडीशन को बेहतर समझते हैं। वहाँ भी हर टीम स्पिनर्स लेके आई हुई थी, स्पेशलिस्ट स्पिनर। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कोई स्पेशलिस्ट था ही नहीं, हम पार्ट टाइमर से चलाने की कोशिश कर रहे थे।
और यही प्रॉब्लम मुझे इस वक्त जो करंट अप्रोच है उसमें भी फील हो रहा है। अगर हम बात करें इस वक्त फील्डिंग की तरफ, तो फील्डिंग में मेरा ख्याल है हम इस वक्त एट पार नहीं है जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चल रहा है। और अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं तो पेस और उसकी दोनों की बात कर लेते हैं, क्योंकि पेस बैटरी पाकिस्तान की जानी जाती है। शोएब, वसीम, वकार, इस जैसी पेस बैटरी के साथ हम गए। फिर उसके बाद उमर गुल, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, ये वाली लॉट आई। और राइट। अगर आप हसन अली चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की बात करें, या उसमें रोमान रईस की परफॉर्मेंस की बात करें, या मोहम्मद आमिर की बात करें, तो एक अच्छा पेस अटैक था, उसने हमें सपोर्ट किया उस टूर्नामेंट को जीतने में। अगर आप अभी की बात करें या उसके बाद भी बात करें शाहीन अफरीदी की 2021 वर्ल्ड कप के अंदर, या हारिस रऊफ़ की, तो एक दहशत हमारे फास्ट बॉलर्स की मौजूद थी। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त वो मौजूद नहीं है, और शायद 2023 के बाद से ये लोग अपना रिदम और जो एक वो फास्ट बॉलर वाला ऑरा होता है उसको लूज़ कर चुके हैं। राइट। इस पेस अटैक को अभी भी लीड करेंगे शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है। ऑब्वियसली विद हारिस रऊफ़, जिनकी परफॉर्मेंस हमने इस ट्राई सीरीज़ में दोनों छोटी टीमों के अगेंस्ट भी देख ली है कि और वो जब कैसी है? जी वो कैसी है। वो जब दिल करता है बैट्समैन का कि अब चार्ज करना है, तो वो शुरू करता है चार्ज, और 2-3 ओवर के अंदर वो पूरे मैच का नक्शा बदल देते हैं। यही प्रॉब्लम शाहीन की जो इंजरी हुई 2022 में, उससे पहले 2021 में, तो वो उसके बाद से अपने रिदम में नज़र नहीं आ रहे। अभी के कोचिंग स्टाफ की शायद एक अचीवमेंट है कि वो उनको समझाने में कामयाब हो गए हैं कि भाई अब आपके पास पेस नहीं रही, तो आप वेरिएशंस ट्राई करें। तो इस ट्राई सीरीज़ में जो मैंने एक पॉजिटिव चीज़ देखी कि वो वाइड वेरिएशंस के ऊपर जी काम कर रहे हैं। वो पेस चेंज अप्स और वाइड यॉर्कर, कटर्स, इन चीज़ों के साथ बैट्समैन को डिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। नहीं तो पहले शाहीन रन अप लेते हुए आते थे, एक तेज़ बॉल पड़ती थी जो इन स्विंग करती थी, और इसी टेम्पलेट के ऊपर उन्होंने सक्सेसफुली पहले ओवर में कई बैट्समैन को अपना शिकार बनाया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ये मौजूद नहीं है। अगर बात की जाए हारिस रऊफ़ की, अगेन ऑन अ डे शायद वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर लें जब उनका दिन हो, लेकिन कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती। एक मैच में ट्राई नेशन सीरीज़ में शायद उन्होंने 4 विकेट्स हासिल कर ली, और उसके बाद दूसरे मैच के अंदर वो शायद 4-5 छक्के खा गए। तो वो कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही कि जिसके ऊपर एक कैप्टन या एक टीम बैंक कर सकती है कि हाँ ये बॉलर हमें टफ सिचुएशन में से निकालेगा। एक एज अ कप्तान आप वेट करते हैं आखिरी ओवर्स का कि मेरे जो प्राइम के बॉलर्स हैं वो आएंगे और वो मुझे टोटल डिफेंड करके देंगे, या अगर टीम मुझे टारगेट दे रही है तो ये इस टारगेट को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे। राइट। यहाँ पे बैट्समैन वेट कर रहा होता है कि इनके प्राइम बॉलर्स आए एंड में और हम अपना स्कोर एक्सेलरेट करें। यही पैटर्न हम पिछले कुछ अरसे से सिर्फ T20 ही नहीं, ODI फॉर्मेट्स के अंदर भी देख रहे हैं, जिसमें चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी और अभी रिसेंट वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ गुजरी है। और दूसरी चीज़ जो मैंने फील की इस फॉर्मेट के अंदर भी, सलमान अली आगा कैप्टनसी मिलने के बाद से अभी तक किसी सही इम्तिहान में से नहीं गुजरे। एक न्यूजीलैंड के खिलाफ शायद टूर था जो हम 4-1 से हारे। उसके बाद हमने एक होम सीरीज़ खेली बांग्लादेश से, जिसमें हमने उन्हें क्लीन स्वीप किया 3-0 से, लेकिन फिर जाके बांग्लादेश में ही उनके होम ग्राउंड पे हम 2-1 से सीरीज़ हार आए। और जो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ हमने अवे सीरीज़ 2-1 से जीती है, वहाँ भी जो 2 मैच हमने जीते हैं वो इंतहाई क्लोज गए और किसी भी तरफ फ्लिप कर सकते थे। और ये वही वेस्ट इंडीज़ है जो ऑस्ट्रेलिया से लगातार 8-9-10 मैचेस हार के आ रही थी, डाउन एंड आउट थी। उनसे हमने ODI मैच भी हारा, उनसे हमने T20I मैच भी हारे। ODI मैच में बल्कि सॉरी, एक लास्ट चीज़ ऐड करता जाऊँ, ODI सीरीज़ हम उनसे हार गए। एक 10वें रैंक की टीम से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ODI सीरीज़ हार गई। ये सीरीज़ हम वेस्ट इंडीज़ से आखिरी दफ़ा हारे थे जब ODI क्रिकेट वाइट कलर के किट्स में खेली जाती है। राइट। और ये सारे जो प्लेयर्स मौजूद थे इस शर्मिंदगी में, ये उस टाइम पे पैदा भी नहीं हुए। क्या पाकिस्तान के पास सलमान अली आगा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी? ऑप्शन मौजूद थी। बाबर आजम ने एक्चुअली जब दोबारा स्टेप डाउन किया कैप्टनसी से, तो मोहम्मद रिजवान को हमने कैप्टन बनाया ODI और T20I दोनों का। और जो टेस्ट में कुराए फाल निकला वो निकला शान मसूद के नाम का। लेकिन अगर हम टेस्ट फॉर्मेट की भी बात करें तो शान मसूद कोई खतर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। हम 3-4-5 सीरीज़ होम के ऊपर हम बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज़ हार चुके थे। उसके बाद एक वायरल पॉडकास्ट हुआ जिसमें आकिब जावेद साहब ने जीत का फार्मूला बताया कि जी रफ अप करें साइड से, पिच के ऊपर जो है उसको ड्राई करें, उस पर ब्लो ड्राई फेरें, उसके बाद स्पिनर इधर से लगाएं, ये नहीं खेल सकते, ये नहीं जीत सकते।
आपने देखा होगा बड़ा वायरल पॉडकास्ट था, उसके बाद मोहसिन नकवी ने कहा कि ये इस बंदे की बातें मुझे समझ में आ रही हैं। राइट, मोहसिन नकवी साहब ने जो है भाग दौड़ संभाली आकिब जावेद साहब के हाथ में। ठीक है। उन्होंने ब्लो ड्राई लगाए, पिच को जो है रफ अप किया और 2 स्पिनर्स जो थे नोमान अली और साजिद खान, इनको मौका दिया कि आएँ और आप अपने फ़न को आजमाएं। हम जो पहले मैच में 800 रन्स हमारे ऊपर इंग्लैंड ने कर दिए थे, हमारे 500 करने के बावजूद, और वो एक मैच हम हार गए थे, उस सीरीज़ में हमने एक्चुअली 2 मैच जीत लिए। लेकिन हर दफ़ा ये नहीं होता, शायद हम लोग किसी डिस्कनेक्टेड दुनिया में रहते हैं, बाकी दुनिया ऐसे नहीं करती। लेकिन हमने कब तक जो है आखिर ट्रायल ही करते रहना, कब तक ट्रायल बेसिस पर हम कप्स खेलेंगे इंटरनेशनल लेवल के। और यहाँ पे मेरा एक और सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान के जब इतने बुरे हालात थे तो इनके पास चॉइस नहीं थी कि वो इंडिया को प्रेशराइज ना करते कि वो कप जो है यूएई में लेके जाता, बस खामोशी से घर रह जाते? अच्छा, ये जो है पॉलिटिकल रीजंस हैं इसके पीछे, और हम एक फूल्स पैराडाइज में रह रहे हैं। जैसे मैंने वेस्ट इंडीज़ के टेस्ट की बात की, जब दूसरी टीम को समझ आ गया कि ये क्या कर रहे हैं तो वो भी स्पिनर्स लेके आए ऑब्वियसली, और एक टेस्ट मैच तो हमने उनसे इस तरह जीत लिया, दूसरे में उनके स्पिनर्स हमारे ऊपर हावी हो गए और हम वो टेस्ट मैच होम पे हार गए। अगली जब कोई टीम आएगी तो फिर देखेंगे कि उस फॉर्मेट का क्या होता है। यही हाल हमारा ओडीआईज में हुआ, और अब इस वक्त T20I में भी हमारा सेम हाल है। हम तजर्बात करते रहते हैं। जिन आकिब जावेद साहब की मैंने बात की, बागडोर अभी भी उनके पास है, और वो एक्चुअली लाहौर कलंदर्स के साथ अटैच हैं पिछले 7-8 साल से। आपने सवाल किया था कि क्या हम PSL से टैलेंट उठाते हैं, तो ये सारा टैलेंट जो आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है, ये सारा PSL का है। हमारी बदकिस्मती इससे पहले ये रही है कि PSL से उठा के हमने उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे टेस्ट खिलाए हैं लोगों को। हमने इससे पहले ODI फॉर्मेट्स खिलाए हैं T20 की लीग परफॉर्मेंस की बेस पे। और जो साबिक कप्तान इमरान खान थे, उन्होंने एक दफ़ा, जब तक वो हुकूमत में नहीं आए थे, उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी कि ये रेलू कट्टे लेके आ गए हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में इवेंट करा रहे हैं। तो लीग का हाल अभी भी वैसे ही है। जो प्रीमियम टैलेंट है इस वक्त दुनिया क्रिकेट का, वो सारा IPL और बड़ी लीग्स में चला जाता है। कुछ ऐसा टैलेंट है जो हमारे पास आ भी जाता है, लेकिन स्टैंडर्ड वो नहीं है लीग का। ऑब्वियसली जब आप, क्या पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया? अच्छा, इसके ऊपर भी कई एक्स क्रिकेटर्स ने भी तबसरा किया है कि पाकिस्तान में टैलेंट है ही नहीं। ऑब्वियसली वो एक जज्बाती बात थी। ऐसा नहीं है कि टैलेंट मौजूद नहीं है, आपने ट्रेन नहीं किया। जी, आपने उसको पॉलिश नहीं किया, आपने उसको नरिश होने का चांस नहीं दिया, और उसके अंदर मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। आपके ड्रेसिंग रूम का माहौल, आप प्लेयर्स को वो फ्रीडम नहीं देते। अभी भी इस तरह की बातें हो रही हैं कि जी प्लेयर्स को फ्रीडम मिल रहा है, और कुछ चीज़ें जहाँ पे इतनी सारी नेगेटिव चीज़ों में हमने बात कर ली, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे कि हसन नवाज एक यंगस्टर है, उनको चांस मिला है और ओपन चांस दिया जा रहा है। मोहम्मद हारिस ऑल्दो के वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनको चांस दिया जा रहा है एक्चुअली। और इसी तरह साहिबजादा फरहान है, इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान, इस ट्राई सीरीज़ के दौरान उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया अभी तक, लेकिन उनको चांस दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। और आकिब जावेद ने एक और जो चीज़ मेरे ख्याल में अच्छी कर दी है कि कुछ बुत हमने बनाए हुए थे, जैसे कि माजी में अगर देखा जाए तो आप किसी स्टार को हिला नहीं सकते थे। शाहिद अफरीदी की एग्जांपल दूंगा कि मेरी उम्र से ज़्यादा दफ़ा उन्होंने रिज़ाइन दिए हैं और रिटायरमेंट का ऐलान किया है, और उससे ज़्यादा दफ़ा उन्होंने फिर वो रिटायरमेंट वापस भी ली है। उनके इन्फ्लुएंस की वजह से क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चेंज हुए हैं। तो ये वाली चीज़ें भी होती रही हैं यहाँ पे, मतलब इन चीज़ों के ऊपर भी हमें नज़र रखनी चाहिए। इस वक्त पॉजिटिव चीज़ कम अज़ कम ये है कि चलें आप उनको एक ओपन चांस दे रहे हैं। आपने एक थ्योरी प्रेजेंट की कि जी हमने इंटेंट के साथ जाना है, और जो भी उसके साथ आप चीज़ें इस वक्त कॉम को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये है कि उनको टेस्ट करने का मौका मिल रहा है। तो जब आकिब जावेद साहब को, जब भी उनकी रुखसती का टाइम आएगा और ये टेम्पलेट जब भी चेंज होगा, हमारी दुआ तो ये है कि ये सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन इन केस ये नहीं होता तो कम अज़ कम ये बहाना नहीं होगा कि जी मौका नहीं दिया गया। कौम को अपनी उम्मीदें जो हैं वो कम रखनी चाहिए, कुछ ज़्यादा पुरजोश होने की ज़रूरत नहीं होनी है, बस आखिर में दुआओं पे बात आ जाती है।